तो महान ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय गोल्ड मीन्स सोने पर निर्भर है। वह सोना जिसके बारे में चर्चा लगातार इससे प्रीवियस होती चली आ रही है और हर आदमी के दिमाग में यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त राइट एंट्री का टाइम है या नहीं, कब खरीदें या ना खरीदें, कब बहुत अपने हाई वैल्यूएशन पर जाए या फिर कब वह नीचे चला है। इसके बारे में वॉलेटिलिटी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। साथ ही साथ व्हाट इज द राइट टाइम, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन के साथ पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि ये डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड क्या है और डिजिटल गोल्ड खरीदने में हम किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इसका रिस्क क्या हो सकता है। तो चलिए आज हम फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में डिजिटल गोल्ड को सबसे बड़ा आधार बनाकर आपके सामने पूरा क से लेकर ग तक की सारी व्यवस्था आपको देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये डिजिटल गोल्ड क्या है। डिजिटल गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट होता है जहां पर आप ऑनलाइन जाकर के 24 कैरेट का गोल्ड मतलब 99.5% या 99.9% प्योरिटी के साथ छोटी क्वांटिटी से भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इवन 10 रुपए से भी आप अपनी खरीदारी को स्टार्ट कर सकते हैं और गोल्ड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो फिजिकल गोल्ड में तो जाहिर सी बात है कि आपको आभूषण के रूप में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम को ही लेकर के आपको कोई ना कोई आभूषण बनाना पड़ेगा और जो इस वक्त की मार्केट का रेट चल रहा है उसी के हिसाब से आपको एक हैंडसम अमाउंट, एक कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना देती है कि जब 9 मन तेल हो तो राधा नाचने को तैयार हो। इसकी वजह से हमारे यहां मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर गोल्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिजिटल गोल्ड के लिए पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, तो आप पेटीएम का नाम ले सकते हैं, फोन पे आपका नाम जिसमें आप गूगल पे, फोन पे चलाते हैं उस पर भी आप कर सकते हैं, गूगल पे भी आप कर सकते हैं। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं यूजुअली जो है ये टाई अप कर लेते हैं बुलियन कंपनीज के साथ। अब बुलियन कंपनी तो ऐसी कंपनियां जो कि गोल्ड में ट्रेड करती हैं जैसे MMTC, पैम्प या फिर ऑगमॉन्ट, AUGMONT, ऑगमॉन्ट या फिर सेफ गोल्ड, ऐसी जगहों पर ये क्या कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं। अब दिमाग में आप लोगों के फिर से एक बहुत मेजर क्वेश्चन आना चाहिए जिसके बारे में आज की पूरी क्लास ही डेडिकेटेड है कि क्या डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड है, क्या यह सेफ माना जा सकता है। तो यह सबसे बड़ा एक प्रश्न है और इसका डिफरेंट वे में आंसर्स आ रहे हैं, इसकी अच्छाइयां, इसकी बुराइयां गिनाई जा रही हैं। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और मेरा एकमात्र रीजन है कि हम आपके साथ उपस्थित होते हैं कि आपको एकदम फैक्ट और वन लाइन में सीधा उत्तर दे सके। तो क्या डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड है, तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। बिना कोई लाट लपेट, बिना कोई मिलावट के सीधा उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। यह म्यूचुअल फंड, ETF या स्टॉक की तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है। इसी वजह से सेबी ने इन्वेस्टर्स को हर बात पे एक वार्निंग दे रखी है कि भैया यह एक अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाते समय आपको अपनी खुद से पूरी समझदारी, खुद की बुद्धि और विवेक का उपयोग करना पड़ेगा और सावधानी आपको स्वयं रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह सेबी की रेगुलेटरी के अंदर नहीं आता है। यदि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो सेबी वैसे आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स और डिलीवरी ऑन डेरिवेटिव्स के रिगार्ड्स देती है। तो अब यहां पर एक प्रश्न और आता है कि डिजिटल गोल्ड फिर काम कैसे करता है, डिजिटल गोल्ड किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए कुछ भी करना नहीं है। आप जो अभी मैंने ऐप बताया, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या अन्य ऐप हो, तो ऐप पर आप गोल्ड जाकर के खरीद लेते हैं एक SIP मोड में, जो आपका बजट अलाउ करता है उसमें जाकर के आप निवेश शुरू कर देते हैं। उसी के इक्विवेलेंट फिजिकल गोल्ड जो है उतने ही अमाउंट में जिस परसेंटेज के साथ आ रहा होगा उतना जो है गोल्ड आपके वॉल्ट में जो है, VAULT, वॉल्ट में जो है स्टोर हो जाता है।
क्लियर हो गया? तो इसका मतलब जैसे आज आपने 5,000 रुपए जमा किया तो 5,000 रुपए के अमाउंट में जितना गोल्ड इस वक्त रेट चल रहा होगा उसके अमाउंट में उतना गोल्ड जो है आपका उस कंपनी के द्वारा एक वॉल्ट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और अगर आप चाहें समय के अनुसार तो जिस तरीके से अन्य जगहों पर आप ट्रेड करते हैं वैसे यहां पर भी आप अपनी चीजों को सेल बैक कर सकते हैं। फिर से आप उसमें चाहे एसआईपी मोड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जब आपको अपना समय उचित लगे तो आप वहां से अपना सेल बैक भी कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकल डिलीवरी जाकर के लेते हैं सेम वैसे यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कैश मार्केट समझें क्योंकि आप यहां पैसा लगाते हैं और उसके रिटर्न में जब आप यहां से सेल बैक करते हैं तो आपके एड्रेस पर जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा वहां पर जो आपकी फिजिकल डिलीवरी होती है वो भी आप तक पहुंच सकती है। फिजिकल डिलीवरी भी आप इसे आराम से ले सकते हैं। तो अब यहां मुद्दा आता है कि फिर टैक्सेशन क्या होगा भाई। मान लेते हैं हम डिजिटल गोल्ड खरीद लिए तो उस पर हमारा टैक्स क्या बनेगा। तो यदि अगर आप 3 साल से कम की होल्डिंग करते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मानते हैं। तो यहां गोल्ड में शॉर्ट टर्म 3 साल के कम होल्डिंग को माना जाता है। तो यहां आपको शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन लगेगा जिस स्लैब में आप आते होंगे। यदि अगर आप 3 साल से ज्यादा की होल्डिंग करते हैं तो यहां पर इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% आपके ऊपर चार्ज होता है। अगर आप वही चीज वहां से जब ऑर्डर करते हैं उस ऐप के जरिए सेल बैक करते हैं और आप उसे मंगवाते हैं तो फिजिकल डिलीवरी लेने पर जो मेकिंग चार्ज होती है, जो डिलीवरी चार्ज होते हैं, जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो जिस ब्रोकर या जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने लिया है आप उनसे क्लियरली बात करते हैं कि जब मैं उसे वापस लूंगा तो जब मैं उसे अपने एड्रेस पर मंगवाऊंगा तब फिर मेरे ऊपर एडिशनल चार्जेस क्या क्या लगेंगे। इस बारे में आप वहां पर उस प्लेटफॉर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको पढ़ के या उनके साथ डिस्कशन करके फिर आप अपनी एसआईपी मोड को काम कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है सबसे बड़ा जिसके लिए हम डिजिटल गोल्ड को लेकर यहां खड़े हुए। तो पहला शर्त मैंने आप लोग को बताया कि भाई यहां पर डिजिटल गोल्ड को लेकर के सेबी आपके साथ किसी प्रकार की रेगुलेटरी पर काम नहीं करती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर रिस्क होता है रेगुलेटरी रिस्क। क्यों? क्योंकि इसको सेबी जो है अपने अंडर अपने फ्रेमवर्क में रेगुलेट नहीं करता है। दूसरा शब्द आता है प्लेटफॉर्म रिस्क। अगर प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसको भी आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तीसरा होता है स्टोरेज क्लेम रिस्क। अब स्टोरेज का मतलब यह है कि भाई अगर आपने 5,000 रुपए मेरे को एसआईपी के रूप में दिया तो उस अमाउंट में जितना % गोल्ड आ रहा होगा वो वॉल्ट में जमा हो जाएगा। अब अगर वो वॉल्ट में जमा हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्टोरेज क्लेम का रिस्क तो लगातार बना रहेगा क्योंकि गोल्ड जो है वो वॉल्ट में है, पर इन्वेस्टर के नाम पर लीगली कैसे होल्ड हो रहा है यह आप लोगों को समझना जरूरी है। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना जरूरी है। वहीं पर आप स्प्रेड रिस्क के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि बाय प्राइस और सेल प्राइस में यहां पर डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें कैश मार्केट में आप ट्रेड करते हैं। तो इसको लेकर के भी आपको बहुत ईमानदारी से सोच समझ करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो सिक्योरिटी और एक्सचेंज जो बोर्ड ऑफ इंडिया होती है वो गोल्ड ईटीएफ को रेगुलेट करती है। जो गोल्ड ईटीएफ आप देखते हैं ना उसको रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरियन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू करता है। इसका मतलब अगर हम गोल्ड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप SGB के नाम से जानते हैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रेगुलेट करता है। अब प्रश्न आता है किसको डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेना चाहिए में तो मैंने आपको पूरी बात एकदम बेहतरीन तरीके से शॉर्ट तरीके से समझा दिया। अब मान लेते हैं कि किसको किसको डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए। तो भाई देखो जो शॉर्ट टर्म में स्मॉल सेविंग पर बिलीव करता है, जाहिर सी बात है अब मार्केट में जाके आप 1,000 रुपए का तो गोल्ड नहीं खरीदेंगे। तो आप यहां पर छोटा सा एक अमाउंट 500, 1000, 2000 जो भी आपका अलाउ करता हो शॉर्ट टर्म स्मॉल सेविंग के रूप में आप कर सकते हैं। गिफ्टिंग पर्पस है अगर आपका तो आप वहां पर जो है गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं। एसआईपी स्टाइल में जो है आप गोल्ड की सेविंग को वहां छोटे छोटे करके बूंद बूंद करके घड़ा भर सकते हैं। लेकिन यदि अगर हम लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए बात करें तो गोल्ड ईटीएफ या SGB जिसको आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं वो ज्यादा सेफ माना जाता है। और दूसरा रेगुलेटरी ऑफ इंडिया और बॉडी ऑफ इंडिया के अंदर में आ रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है। वहां पर जो है हमारा ट्रस्ट जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर हम इसे फाइनल कंक्लूड करें तो डिजिटल गोल्ड यकीनन कन्वीनियंट है, स्मॉल अमाउंट से शुरू किया जाता है SIP मोड में, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए
कि यहां से भी जो है इसको रेगुलेट नहीं करती, प्लेटफॉर्म का रिस्क लगातार बना रहता है। तो इस तरीके से जब आप फिजिकल गोल्ड अपने पास मंगाते हैं तो उस टर्म एंड कंडीशन को आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहना चाहिए और वॉलेटिलिटी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैंने डिजिटल गोल्ड के संदर्भ में पूरी तरीके से समझा दिया। यदि अगर आप लोगों को फिजिकल गोल्ड, ये 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, यह क्या होता है, इसको किस तरीके से निवेश की प्रणाली में समझा जाता है, किस तरीके से फिजिकल गोल्ड इज गुड फॉर एसेट, यह अगर आप लोग को डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आप लोगों के फिजिकल गोल्ड को लेकर, ये जो सुनार की एक्टिविटी होती है उसको लेकर के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गोल्ड के, फिजिकल गोल्ड में किस तरीके से निवेश की प्रक्रिया होती है, क्या स्ट्रैटेजीज लगाई जाती हैं, उसके संदर्भ में आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।